इस हम लोग देने का ये काम किए कि बहन जी आप अगर 2024 में लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं तो हम लोग पीछे पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हैं। जनक रहा हम लोगों के लिए, लेकिन उसी से सीख करके ये संघर्ष किया जा रहा है और 2024 में नो डाउट एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सम्मान दिया, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो बहुजन समाज है, अगर इस सरकार की जो नीतियां हैं, जो इतनी खतरनाक नीतियां बनाई है कि उनको शिक्षा को वंचित कर दिया, जो प्रोफेसर को जाति जनगणना से इसीलिए तो डर रहे हैं लोग, इसीलिए तो डर रहे हैं ना कि लोग जब जान जाएंगे कि मुट्ठी भर लोग हम पूरे देश पे राज कर रहे हैं। कि समर्थकों में काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है और बहन जी आ चुकी हैं और सीधी जो तस्वीर है आवाज़ भारत के माध्यम से मैं दिखाने का कार्य कर रहा हूँ। ये बहन जी की गाड़ी आती हुई और बहन जी अभी अपनी गाड़ियों से बाहर निकल चुकी हैं। साथ में सतीश मिश्रा जी और उनके जो पर्सनल गार्ड हैं यहाँ पे खड़े हैं और बहन जी अभी जैसे कि आज मैं लखनऊ में हूँ। जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले बहन जी की आवाज़ से मैंने सीधा लाइव मैंने आवाज़ भारत के माध्यम से मैंने दिखाने का काम किया कि आज माननीय कांशीराम जी का 17वां परिनिर्वाण दिवस जो पूरा देश मना रहा है, पूरा बहुजन समाज मना रहा है। और वहीं पे बहन जी ने आज उनके जो मुखर सम्मुख जो चेहरे पे जो हंसी, जो खुशी देखने को मिला, वो ये कि जितने भी बहुजन समाज के वहाँ पे इकट्ठे हुए थे उनके चेहरे पर ग्लो था और आज एक अलग ही ग्लो था। तो आज मैंने वो इस कैमरे के माध्यम से, आवाज़ भारत के माध्यम से मैंने दिखाने का काम किया। हमारे साथ में राजा रंजीत राजा जी, जो कि जौनपुर ज़िला पंचायत से हैं और बीएसपी पार्टी से हैं। अभी हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से यंग हैं, यंग दिख रहे हैं और किस प्रकार से यंग जितने भी अपने यूपी में जितने भी यंगस्टर हैं, जितने युवा साथी हैं, उनके बीच में किस प्रकार से ये कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका स्वागत है आवाज़। जय भीम भाई, कैसे हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया हम लोगों को बोलने के लिए। आज बहुजन समाज पार्टी का ये जान लीजिए बहुत बड़ा दिन है और बहुजन समाज के पूरे देश के लिए एक ऐसा दिन है जब माननीय मसीहा साहब कांशीराम, जिन्होंने हम लोग को सामाजिक उत्थान के साथ साथ राजनीतिक मजबूती दिया और कहा जाए तो दूसरे अम्बेडकर माननीय मसीहा कांशीराम साहब को ये समाज मानता है, जो बाबा साहब को दोबारा जिंदा किए। अगर शायद माननीय मसीहा कांशीराम साहब ना होते तो बाबा साहब को शायद आज हम लोग भी धीरे धीरे भूल गए होते। जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे हक अधिकार खाने के काम करते हैं, वो शायद बाबा साहब को भी धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। तो माननीय मसीहा साहब कांशीराम साहब का 17वां परिनिर्वाण दिवस है, जो पूरा देश का बहुजन समाज उनको श्रद्धांजलि ज्ञापित किया। आज उसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने आवास पे माननीय साहब के चित्र पे पुष्प अर्पित करने के लिए आई और हम लोग वहाँ उपस्थित हैं। वो मोमेंट, वो क्षण बहन जी को देख करके एक ऐसा अनुभूति अंदर से हुआ, एक ऐसा ऊर्जा मिला और पूरे मुझे लग रहा है कई हज़ार के संख्या में पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आए थे और बहन जी को देखने के लिए, बहन जी को सामने से देखने के लिए पूरा भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई थी और बहन जी आई और काफ़ी समय तक लोगों के बीच में बैठी रहीं। माननीय साहब के पुष्प पर उन्होंने फोटो पर पुष्प अर्पित किया और श्रद्धांजलि दिया और वहाँ पे भंते जी, आदरणीय चंद्रमा भंते जी बनारस से आए हुए थे पूरी टीम के साथ और हम लोग पूरे युवा साथी पूरे अलग अलग ज़िलों से आकर के हम लोगों ने माननीय साहब को आज के दिन याद किया और ऐसा लगा आज का उत्साह देख करके, युवाओं का उत्साह देख करके, जिस प्रकार से पूरे देश में बेरोजगारी,
बेरोजगारी, महंगाई और तमाम ऐसी कृत्य किए जा रहे हैं जो गरीब, शोषित, वंचित का हक खाने का जो वर्तमान सरकार काम कर रही है, ऐसा लग रहा है कि इससे हर व्यक्ति त्रस्त हो गया है, सर्व समाज त्रस्त हो गया है। और 2024 में माननीय बहन जी के ऊपर पूरा देश निगाह लगा के बैठा हुआ है कि बहन जी लास्ट पत्ता खेलेंगी और पूरे देश में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसको बचाने का बहन जी काम मेरा करेंगी। एक सवाल है यहाँ पे, दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने अपने कैमरे के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाया, तो आज मुझे लगता है कि आज लोगों का जिस प्रकार से बहन जी ने अभिवादन किया, आज सबसे ज़्यादा टाइम तक उनका हाथ जो है मतलब लोगों के अभिवादन में उठा रहा। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी जो न्यूज़ है ये है कि बहन जी का जो हाथ है लोगों को अभिवादन के लिए सबसे देर तक हाथों मतलब चारों तरफ से उन्होंने हाथ हिला करके अभिवादन किया। संजय जी, राजा जी क्या देखते हैं इस प्रकार के मतलब बहन जी देखिए, और अभी आपने एक बात भी रखी है इसमें, जैसे बहन जी को, जैसे बहन जी देखिए आज की देखा जाए तो जैसे मंदिरों में भीड़ लगती है, कई घंटे लोग खड़े होकर इंतजार करते हैं उस मूर्ति के दर्शन करने के लिए, शायद वो उनको कुछ दें ना दें वो मैं उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन एक देखा जाए तो जिंदा देवी, और जैसे आप देखे होंगे, आप भी मेरे साथ ही खड़े थे, वहाँ पे कई घंटे तक धूपों में लोग खड़े होकर के बहन जी के आने का इंतजार किए, और बहन जी जैसे ही आई लोग के अंदर एक अलग एनर्जी आ गई। और बहन जी ने आज पहली बार मैं देखा, मैं कई बार अक्सर कार्यक्रमों में मैं आता रहता हूँ, तो मैंने देखा कि आज बहन जी काफ़ी टाइम तक लोगों के बीच में रही और ऐसे नॉर्मल बैठ करके लोगों से अभिवादन किया, हाथ हिला करके। और वो भी देखी इतना कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश था, बहन जी भी देखिए कहीं ना कहीं ये संदेश हम लोग देने का ये काम किए कि बहन जी आप अगर 2024 में लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं तो हम लोग पीछे पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हैं। यूपी में इतने सारे युवा हैं, क्या वो थोड़ा सा मतलब कि आप घूमते हैं उनके तरफ से क्या आउटपुट क्या? नहीं, पूरा युवा तैयार है, पूरा युवा तैयार है, पूरे प्रदेश का युवा तैयार है। हम लोग तो कई प्रदेशों के जो यूथ है हम लोग से जुड़ा हुआ है, हम लोग हमेशा बातचीत करते रहते, सोशल मूवमेंट हम लोग काम भी करते हैं, और पूरा प्रदेश देश का युवा सिर्फ बहन जी के नेतृत्व में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। सिर्फ ये जो एनडीए और इंडिया का जो गठबंधन बना है इंडिया को हटाने के लिए, सिर्फ आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आदरणीय बहन जी को सिर्फ नेता मान लें, सिर्फ आदरणीय बहन जी को नेता मान लें विपक्ष का। मैं बता रहा हूँ कि सरकार 2024 में इसका पता नहीं चले कहाँ चली गई। नहीं, लोगों को वही पुकार भी है, अगर हम उसकी बात करें तो गठबंधन की, तो लोगों की ये पुकार भी है कि बहन जी को कहीं ना कहीं हाथ मिला लेना चाहिए इंडिया से कम वो उनकी मजबूती हो जाती है। नहीं, समय का इंतजार करिए। बहन जी अपना पत्ता इतना आसानी से नहीं खोलती हैं। बहन जी किंग मेकर हैं, वो हमेशा आप देखेंगे, इतिहास आप उठा देखेंगे बसपा का, तो बसपा हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। और आदरणीय बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं और वो इतना जल्दी अपना पत्ता नहीं खोलती हैं, लेकिन पत्ता खोलेंगी तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि लोग भरोसा रखें। क्या लगता है कि अभी जो राज्यों में जो चुनाव अभी बाकी हैं, रिजल्ट आने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा जी बिल्कुल हम लोग जहाँ तक सूचनाएं हैं जो हम लोग, क्योंकि आदरणीय बहन जी ऐसी नेता हैं कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले भी श्योर नहीं बता सकते हैं कि बहन जी का क्या आगे का प्लान है, बट एक अंदाज़ा, एक हम लोग जिसे सूत्र आप कह सकते हैं कि ऐसा पता चल रहा है कि आदरणीय बहन जी चुनाव के बाद जरूर कुछ न कुछ ऐसा निर्णय लेंगे जो जनमानस के बीच खुशी का लहर आएगा। तो अभी क्या मतलब कि जिस प्रकार से आपने बताया कि अभी पत्ता अभी खुला नहीं है, खुलने वाला है, अभी राज्यों का जो चुनाव होने वाला है, शायद उसके बाद लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि अगला कदम क्या रहेगा बहन जी का। अभी उससे जस्ट हम बैक की बात करें कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव हुआ था 2019 का, और उसमें जो रिजल्ट को लेकर के अभी 2022 को मतलब कि जो विधानसभा का जो रिजल्ट रहा है वो काफ़ी मतलब कि निर्णायक नहीं रहा है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं अगर अब वोट बैंक देखें तो वो वोट बैंक वही मतलब सेकंड नंबर पर ऊपर। देखिए सर, एक्चुअली बात है ना, जैसे चुनाव की राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां कभी रिजल्ट हमारा भले ही हो सकता है कि कभी कम आए कभी ज़्यादा आए, लेकिन जो हमारा सोशल मूवमेंट है, जो बहुजन समाज पार्टी बहुत पहले से ही लोगों को ये जान रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन ये पार्टी लेके चलती है, सामाजिक आंदोलन चलाती है। तो विधानसभा का चुनाव भले ही थोड़ा सा निराशाजनक रहा हम लोगों के लिए, लेकिन उसी से सीख करके एक संघर्ष किया जा रहा है और 2024 में नो डाउट एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जिस हिसाब से पूरा युवा मन बना चुका है, आदरणीय हम सबके नेता आकाश आनंद जी जिस हिसाब से चल रहे हैं, आप देखे होंगे जो हमारे विपक्षी थे वो पहले बोलते थे कि वो निकलते नहीं, जब वो निकले तो उनकी हालत ख़राब हो गई। उनके आप साथ में देखेंगे कई हज़ार के लाखों की भीड़ उनके साथ अदर प्रदेशों में चल रही है। आप सोचिए उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा जब आकाश आनंद जी जब रोडों पर उतरेंगे। तो युवा भी तैयार है। मेरा एक सवाल और है
कि अभी लोगों ने थोड़ा सा लांछन भी लगाना स्टार्ट कर दिया कि जो बीएसपी में जो पुराने चेहरे थे, जो बड़े बड़े जो चेहरे थे वो नहीं रहे हैं। अगर बहन जी अगर दावेदारी होती हैं पीएम के लिए तो शायद उनके पास कोई कैबिनेट मंत्री के लिए कोई ऐसा चेहरा भी नहीं। देखिए वो तो अब क्या आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं, आप भाई न्यूज़ चैनल के साथी हैं। बसपा नेता पैदा करने की फैक्ट्री है, ये आज से नहीं, बहुत पुरानी है। जितने भी भाजपा में नेता हैं, जितने भी सपा में नेता हैं, आप उठा के लिस्ट देखेंगे तो 80% नेता बसपा से निकले हुए नेता हैं। और लेकिन बीएसपी को कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, बीएसपी तो नेता पैदा करती है, बीएसपी फैक्ट्री है। माननीय मसीह काशीराम साहब भी उस समय बोले थे, उनके रहते हुए भी उन्होंने कहा कि ये बसपा नेता पैदा करने की फैक्ट्री है, बहुत नेता आएंगे, बहुत नेता जाएंगे। ऐसा थोड़ी है, लोग पता नहीं कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं। बहन जी के पास बहुत बड़े बड़े नेता हैं, आप देखिए लिस्ट उठा के देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे नेता ऐसे हैं। और बाकी इतने नेता भी लाइन में लगे हैं कि बहन जी एक बार कह दें तो बहुत वही लोग कहीं ना कहीं ये भी सवाल पैदा करते हैं ना कि बहन जी परिवारवाद मतलब कि वो स्थापित कर चुकी हैं और वो परिवारवाद पे ज़्यादा मतलब कि नहीं। अब आप लोगों को मुझे नहीं लगता, अच्छा मुझे ये नहीं लगता है कि लोग पता नहीं कैसे सोचते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी अपने लड़के को मुख्यमंत्री बनाए, हाँ सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अखिलेश यादव को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तेजस्वी यादव को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और हम महाराष्ट्र से लेकर वहाँ तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। आकाश आनंद जी तो भाई सोशल मूवमेंट में पहले से ही लगे थे, सोशल मूवमेंट वो बहुत पहले से लगे हैं। हम लोग पार्टी से जुड़े हैं, हम लोग लंबे समय से उनको देख रहे हैं, सोशल मूवमेंट में लगे हैं, राजनीतिक मूवमेंट में लगे हुए हैं। तो अगर व्यक्ति राजनीतिक और सोशल मूवमेंट में लगा हुआ तो क्या उसका अधिकार नहीं को राजनीति करे? अगर ऐसे कोई लांछन लगा रहा है तो मुझे लगता है कि उस लांछन का कोई मतलब नहीं है। हम लोग भाई यूथ हैं, युवाओं की ज़रूरत है, और आकाश आनंद जी युवा हैं, और हम लोग तो खुशी है भाई आकाश आनंद जी आए हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। वो आए, हम लोग उनके साथ काम करेंगे। इसी कड़ी में और भी युवा साथी हैं, इनके साथ में परिचय के साथ में हम बात करेंगे। इंजीनियर अभय प्रताप राव बलरामपुर से। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन, क्या संदेश? आज बहुत भव्य कार्यक्रम है हुआ माननीय बहन जी के नेतृत्व में, और पूरे प्रदेश के युवा साथी जिनको देखा जाए सबसे ज़्यादा जिसकी संख्या है वो युवाओं का है। बहुजन समाज पार्टी में जब से आकाश आनंद भैया काम करने लगे हैं तब से युवा जो है वो बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं, और आने वाला वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। और बस कुछ दिन की बात है, जो और प्रदेश के इलेक्शन है, चुनाव हो रहा है, उसमें हो जाने दीजिए, उसके बाद आप फिर स्वयं देखिएगा कि क्या जलवा है बसपा का। बाबू जी आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा परिचय देंगे? बहुत बढ़िया, मेरा नाम राम आश्रय है। कहाँ से? मैं सुल्तानपुर से हूँ और यहाँ पे आया हुआ हूँ और बहुत अच्छा लगा यहाँ का। पहली बार आ रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ पे पहली बार आया हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा रहा। और मैं पुराना साथी हूँ यहाँ का। जब साहब काशीराम थे तब से हम जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं बहन जी दोबारा आनी चाहिए, दोबारा नहीं, बहन जी पीएम की दावेदारी हो चुकी हैं जैसा कि युवाओं ने बोला है। और आंकड़ा जो है सही मायने में मीडिया से ज़्यादा आंकड़ा जो पब्लिक के पास में होता है, ये पब्लिक ओपिनियन होता है कि रुख किस तरफ है, हवा किस तरफ मतलब बह रही है। और अभी हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है? सुरेंद्र आज़ाद, लखीमपुर से, एडवोकेट हैं जी। एडवोकेट जी क्या कहना चाहेंगे? 2024 करीब है और आज आप माननीय कांशीराम जी के स्मारक में हैं। मैं सर्वप्रथम कहना चाहता हूं कि करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध और बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय कांशीराम साहब की आज हम 17वीं श्रद्धांजलि देने कांशीराम इको गार्डन आए हुए हैं। 2024 का जो परिणाम आने वाला है, आप सब लोग और हमारे विपक्ष वाले सारे नेता देखकर चौंक जाएंगे कि बहन जी ने क्या किया है। 2024 में बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार बनने वाली नहीं है, और 2024 में बहुजन सरकार केंद्र में बनने जा रही है। अरे क्या बात है, इन्होंने एक अलग ही मतलब सवाल पैदा कर दिया। आपका परिचय है? अभी मैं देता हूँ। मैं एडवोकेट अनूप गौतम, मैं भीम आर्मी जय भीम का जिला अध्यक्ष हूँ। भीम आर्मी जय भीम जी। अच्छा, मंजीत सिंह नोटियाल जी के। अच्छा, मंजीत सिंह नोटियाल जी जो अभी मतलब हाथ मिला के आए हैं। हाँ, मैं उन्हीं के। नोटियाल जी से मैं मिलता हूँ और उनसे बात होती है तो हमेशा उनका जो आदर सम्मान जो होता है पार्टी से विपरीत नहीं होता है। पार्टी के कहीं ना कहीं अंदर होकर के वो काम भी कर रहे हैं और पूरे मतलब प्रदेश में जाते हैं वो नोटियाल जी, चाहे बेशक मतलब कि वो कैसे भी हो, वो बहन जी के काफ़ी मतलब कि करीबी हो रहा है जी, और मानते भी हैं। तो क्या नोटियाल जी का क्या अभी जो जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे उनका जो वीडियो है, उनका जो फोटो है वायरल हो रहा है, हाथ मिलाते हुए आकाश आनंद जी से बात करते हुए, तो उससे क्या लगता है मतलब कि? साहब देखिए, पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरी चीज़ है कि लोग जैसे कह रहे थे कि जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो बनी थी उसको पार्टी में तलवीत कर दिया गया, तो चंद्रशेखर जी का कहना था कि बहन जी हमको नहीं बुलाती हैं। तो पहले बात नकारते हैं हम कि अगर बहन जी उनको नहीं बुलाती तो मंजीत सिंह नोटियाल कैसे बुला ली।
अगर बहन उन्हीं के संगठन से निकले हुए हैं और उन्होंने समर्पित किया भीम आर्मी को अपने को बसपा में, तो बहन जी ने उनको सम्मान दिया, तो ये उनको भी दिया जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये युवाओं को मतलब धोखा देने का काम आजाद समाज पार्टी द्वारा किया जा रहा है, मतलब चंद्रशेखर जी के द्वारा। दूसरा सवाल इन्होंने एक और छेड़ दिया है कि बहन जी के बगैर कोई सरकार बना ही नहीं सकता। सर बहन जी का मतलब है बहुजन समाज। 85 के बिना अगर आप बताइए भारत में कोई सरकार बना सकता है तो बताइए, और 85 किसके साथ है? बहुजन समाज बहन जी के साथ में है। लोगों का पहले कहना था कि युवा बसपा के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, युवाओं को बसपा नकारती है, लेकिन आज आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ पे युवा खड़ा है। तो एक मानवर साहब ने कहा था, एक नारा दिया था कि जिस ओर युवा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज ये प्रक्रिया चल रही है और हम लोग ये करके दिखाएंगे 2024 में कि हम लोग बसपा की सरकार बनाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल के साथ में मैं फिर दोबारा मैं राजा जी के पास में आता हूँ कि जिस प्रकार से बिहार में पत्ता खुल गया है जनगणना का, जातिगत जनगणना का, क्या होना चाहिए आगे का, मतलब कि रणनीति? अभी राजस्थान ने भी बोल दिया है। नहीं देखिए ये सदियों से ये जो बहुजन समाज है इसको सदियों से कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग उसको उनके हक अधिकार को हमेशा खाने का काम किए हैं, हमेशा उनके साथ शोषण किए हैं। इनको बहुत दिनों से डर था कि जातिगत जनगणना अगर हो गया, अगर हिस्सेदारी मांग लिए कि माननीय मसीहा कांसीराम साहब कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जब जातिगत जनगणना हो जाएगा पता चल जाएगा हम कितने में हैं कितने में नहीं। अच्छा बिहार सरकार ने किया, अब जैसे उन्होंने किया पूरा तिल मिला गए, पूरा देश में तिल मिला गए वो मुट्ठी भर लोग। अरे भैया ये जो दिल्ली में जितने भी 131 सांसद जो जाते हैं ना वो थर्रा गए, सबकी हालत खराब हो गई, ये क्या हो गया। और तुरंत उसके जस्ट माननीय बहन जी का ट्वीट आया, बहन जी ने स्वागत किया, बहन जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी जातिगत जनगणना करा देनी चाहिए ताकि पता चल जाए कि हम कितने में हैं आप कितने में हैं, ताकि सबके हिस्सेदारी के अनुसार उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर देनी चाहिए। माननीय बहन जी ने कहा, माननीय बहन जी ने स्वागत किया मान्य। और मैं कहता हूँ और सबकी भाई हमारा आपका सबका अधिकार की बात है, अगर कोई बनता है कोई सोशल एक्टिविस्ट है, क्योंकि नेता तो हमारे समाज में भी उनके भी समाज में है और वो नेता हम ही बनाते हैं, हमारा ही बहुजन समाज सबको नेता बनाता है, चाहे वो आ जाए चाहे हम आ जाए, सबको नेता बनाने का काम किया। पहले तो वही नेता बनते थे, लेकिन माननीय साहब मसीहा कांसीराम साहब की देन है और हम लोग तो जीवन भर ऋणी हैं उनके कि उन्होंने ऐसी ताकत दिखाई, ताकत एहसास कराया कि अब हम आप भी नेता बनने लगे, हम आप भी साथ। मगर क्या मतलब एक विडंबना है कि कई वर्षों के बाद जातिगत जनगणना है। सबसे पहले जो आवाज़ उठाया था मानवर जी ने आवाज़ उठाया था, उसके बाद मतलब लगभग 30-35 साल के बाद भारत है, भारत देश में तो बहुत सारे विडंबनाएं हैं। अभी तो बहुत सारे महिलाओं का अधिकार नहीं दिया गया और जो SC ST तो क्या है 30% नहीं मिल तो गया, लेकिन हुआ कहाँ? अभी तो बस पुलाव बांट रहे हैं। बहन जी ने कहा नहीं, चुनाव भाजपा तो चुनाव को देखते हुए वो सिर्फ एक बरगलाने का काम कर रही है, तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब चुनाव आ गया है 24 का, तो बहुत सारी योजनाएं लेके आएंगे, लेकिन करेगी नहीं, उसका क्रियान्वयन करना बहुत जरूरी है ना। दूसरी चीज़ है कि जैसे अभी आपको मैं बताऊं, एक बहुत इस समय संवेदनशील मुद्दा चल रहा है इस सरकार में, खास करके सबसे ज़्यादा झेलना SC ST जो छात्र थे उनको झेलना पड़ा, उनको स्कॉलरशिप नहीं दिया गया। जो हायर एजुकेशन पढ़ते थे बच्चे, हम लोग बीटेक के स्टूडेंट रहे हैं, और अगर एक गरीब तबके का लड़का अगर इंजीनियरिंग और डॉक्टरी लाइन में जाता है तो 1-1.5 लाख रुपये फीस लगती है। और पहले की गवर्नमेंट क्या करती थी, जब माननीय बहन जी की सरकार थी, बहुजन मूवमेंट का जब यहाँ पर सरकार चलती थी, तो पूरा का पूरा स्कॉलरशिप दिया जाता था, उस गरीब बच्चे को भी अधिकार था कि वो पढ़ करके MBBS इंजीनियर बन सकता है। लेकिन इस सरकार में आप जान लीजिए कि एक ग्रेजुएट करने के लिए बच्चे अगर उनको स्कॉलरशिप से वंचित किया जा रहा है तो वो शिक्षा से वंचित होना। ये सरकार टोटली चाह रही है कि ये कौम पढ़े लिखे ना। अभी हम लोगों ने SCP स्पेशल कंपोनेंट प्लान एक होता है, उसके हम लोगों ने मीटिंग किया था, उसका हम लोग एक आंकड़ा दिए, लखनऊ में हम लोग एक सम्मेलन अभी करने वाले हैं, उसका हम लोगों ने पूरा डाटा निकाला था कि कितने % जो हमारे समाज के स्टूडेंट हैं कितने % स्कॉलरशिप के लिए वंचित हो रहे हैं। हम समाज कल्याण में कई बार जाकर एप्लीकेशन दिए हैं इस सरकार में, लेकिन समाज कल्याण जो मंत्री जी हैं आप वो SC समाज से आते हैं, माननीय असीम वरुण साहब कन्नौज से IPS अधिकारी भी रहे हैं। मैंने कई बार उनसे मिला, कई बार उनसे मैंने निवेदन किया कि सर इसको दिखाइए, आप समाज के हैं, आपसे अपेक्षा हमारी है, आप करिए, अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरे व्यक्ति से हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, मैं विभाग से बात करूंगा, वो प्रयास किए होंगे, लेकिन रिजल्ट आया अभी तो कुछ नहीं, लेकिन वो प्रयास किए होंगे। मैं ऐसा नहीं कहता अभी प्रयास कर, हाँ बहुत सारे लोग हैं वो अपने तरीके से उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बेटा नहीं मैं ज़रूर देखूंगा, उन्होंने पूरा सम्मान दिया। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये जो बहुजन समाज है, अगर इस सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो इतनी खतरनाक नीतियाँ बनाई है कि इनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, प्राइवेटीकरण ला दिए,
आरक्षण का कोई मतलब नहीं रहा। जो प्राइवेटीकरण करके वो जो कंपनियां बना रहे हैं, जो ठेकेदारी पर नौकरियां दे रहे हैं, वहाँ हमारे आपके लोग जा ही नहीं पाएंगे। तो ये समाज शिक्षा तो खत्म कर दिया, मगर प्रोफेसर रितु जैसी 40-45 दिन हो गए दिल्ली में प्रोटेस्ट धरना दे रही है। पीएचडी होल्डर, हायर एजुकेटेड जो प्रोफेसर को जाति जनगणना से इसीलिए तो डर रहे हैं लोग, इसीलिए तो डर रहे हैं ना कि लोग जब जान जाएंगे कि मुट्ठी भर लोग हम पूरे देश पर राज कर रहे हैं, तो ये समाज जान जाएगा, अगर अपना ताकत का एहसास कर लेगा, आंदोलित हो जाएगा। तो अगर आंदोलित हो जाए, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो मेन दिक्कत इनको इसी चीज़ से डर है। और बहुजन मूवमेंट की सरकार ये इसीलिए नहीं चाहते हैं कि मान्या बहन जी प्रधानमंत्री बने। मान्या बहन जी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिला था, उन्होंने बता दिया बहुजन मूवमेंट क्या होता है, क्या सामाजिक न्याय क्या होती है, उन्होंने बताया। और इनसे सीखते हैं आज भी लोग। आज मैं बताऊं, विपक्षी लोग हम लोग को मिलते हैं, जो इस सरकार में इस सत्ता पक्ष के लोग मिलते हैं, वो कहीं बैठते हैं, चट्टी चौराहे पर चर्चा होता है, भाई एक व्यक्तिगत संबंध सबसे होता है, तो बैठ के हम लोग चर्चा कभी काल करते हैं। लखनऊ में, जौनपुर में, क्षेत्रों में बैठा जाता है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, तो हम लोग बैठते हैं, हमेशा चर्चा होती है, मीटिंग होता है। तो लोग कहते हैं कि शासन तो बहन जी से सीखना चाहिए। वो भी कहते हैं, उनके भी लोग कहते हैं, औरतें कहती हैं कि शासन तो बहन जी जैसा, मतलब उनसे सीख के शासन चलाना चाहिए, नहीं तो शासन कोई चला नहीं पाया उत्तर प्रदेश में। और मैं बताऊं, जो सुख शांति मान्या बहन जी की सरकार में थी, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश मान्या बहन जी ने जिस तरीके से सजाया, जिस तरीके से सबका हक अधिकार देने का काम किया। और मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, सिर्फ एक बार बहुजन मूवमेंट की सरकार मान्या बहन जी को प्रधानमंत्री बनाए, पूरा देश का उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो काफ़ी सार्थक विचारों के साथ में हमारे साथ में राजा जी, और इन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार का जो बहन जी का जो एक सिद्धांतिक जो रवैया, जो जिस प्रकार से वो निर्णय लेती हैं, वो कहीं ना कहीं हर पार्टियों से अलग ये निर्णय होता है। और आगे के लिए मैं बने रहिए आवाज़ भारत में। मैं संतोष कुमार अम्बेश, लखनऊ।